रॉकी नताशा की बातों का मतलब समझ चुका था। अब वह वापस सामने गार्डन के व्यू को देखते हुए बोला, सबको सब कुछ नहीं मिलता नताशा, कुछ चीज हमारे बस के बाहर होती है। नताशा उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, इसलिए वह भी सामने गार्डन के व्यू को देखते हुए बोली, इसी बात का तो दुख है, मेरा सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है, जिसे मैं जितनी तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उतनी ही तेजी से वह बहता जा रहा है। तुम बताओ, तुमने कहा था तुम मुझसे नफरत नहीं करते और प्यार भी नहीं करते, तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग है रॉकी? क्यों बचाया तुमने मुझे अपनी जान पर खेलकर? तुमने कहा था क्योंकि, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस क्योंकि का क्या मतलब है रॉकी? इस क्योंकि का मतलब मुझे भी नहीं पता नताशा, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता और बेहतर होगा तुम उस क्योंकि का मतलब ना समझो, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कहते हुए रॉकी वहां से चला गया और अब नताशा उसे जाता हुआ देखकर अपनी आंखों में बेतहाशा आंसू लिए सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन फिर भी वह बड़ी हिम्मत जुटाकर रॉकी के पीछे उसके कमरे में आई। वह अब अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली, रॉकी, एक सवाल पूछती हूँ, सच सच जवाब देना। क्या तुम्हारे दिल में सचमुच मेरे लिए कुछ नहीं है? लाइफ में कभी ऐसा हो कि मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊं, कभी लौटकर तुम्हारी जिंदगी में ना आ सकूं, या जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रहूं? क्या फिर भी तुम मुझे पलटकर कभी नहीं देखोगे? अगर यह जिंदगी का आखिरी पल हो और उस पल में मैं तुमसे तुम्हारा आखिरी जवाब मांगूं और तुम्हें सोच समझकर अपना आखिरी फैसला लेना हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा रॉकी? क्या सचमुच मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते? प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब दे दो रॉकी, ताकि मेरे दिल में हमारे रिश्ते को लेकर जो डोर बंधी है और उस डोर से बंधी जो उम्मीद कायम है, उसे एक सही जवाब मिल सके। क्या हम दोनों के मिलने की कोई उम्मीद है? कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू और उम्मीद थी। नताशा के सवालों को सुनकर रॉकी के चलते हुए कदम रुक गए। वह अपनी ही जगह पर जम गया। उसके दिल में कुछ बेचैनी और हलचल होने लगी। उसने कुछ पल जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद करते हुए नताशा से कहा, तुम्हें बहुत चोट लगी है नताशा, आराम करो। और इतना कहकर रॉकी बिना नताशा की तरफ मुड़े तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। लेकिन रॉकी के जाते ही नताशा धड़ाम से जमीन पर गिर गई और अब उसकी आंखों से आंसुओं का समुंदर बह रहा था। वह अपने चेहरे को हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने अपने आप से कहा, तुमने कोई जवाब न देकर भी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दिया रॉकी। हे कान्हा जी, क्यों? आखिर क्यों? मैं ही क्यों? मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर यह मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं थी, तो इस मोहब्बत की उम्मीद मेरे दिल में क्यों जगाई? क्यों मुझे उसके इतने पास कर दिया कि मैं हर पल तिल तिल कर मरती हूँ? जवाब दीजिए कान्हा जी, मेरी मोहब्बत पूरी होकर भी पूरी क्यों नहीं हुई? कान्हा जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, मुझे उसे भूलने की ताकत दीजिए। जिस मोहब्बत को आप पूरा नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है उसके लिए जज्बात सीने में जगाने का। छीन सकते हो तो छीन लीजिए मेरी सांसें। उसने मुझे बहुत रुलाया है कान्हा जी, लेकिन सच तो यह है कि इन आंसुओं की वजह वह नहीं, आप हैं। आप है कान्हा जी, सिर्फ आप हैं। कहते हुए नताशा अपने दिल पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस वक्त अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह इतनी दर्द में थी कि अचानक ही फर्श पर लेट गई और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए रोने लगी, कान्हा जी,
सब आपकी वजह से हुआ है कान्हा जी। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। रोते हुए नताशा की हालत सचमुच बहुत दयनीय थी। इस वक्त शाम के करीब 4 बजे थे। आसमान साफ था, लेकिन न जाने कैसे अचानक ही आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। काफी तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। आसमान के परिंदे घबराकर इधर-उधर उड़ने लगे। जंगली जानवरों के दिल में भी अजीब सी हलचल हो गई। उन सब के बीच भी खलबली मच गई। अचानक सूरज पूरी तरह ग्रहण की तरह डूब गया और दिन में ही पूरी तरह अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। ऐना और राहुल, जो कि इस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे, अचानक ही ऐसा मौसम देखकर घबरा गए। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोले, यह क्या हुआ? अचानक इस तरह का मौसम? ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। यह सूरज का उजाला अमावस्या की काली रात जैसा कैसे हो गया? अचानक ही जोर जोर से तूफान आने लगा। गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधे तूफान के कारण टूटकर गिरने लगे। अब ऐना जल्दी से घबराते हुए राहुल का हाथ पकड़ती है। राहुल खतरे को भांपकर जल्दी से ऐना का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगा, लेकिन गार्डन में ही बहुत सारे पेड़ पौधे अचानक उनके ऊपर गिरने लगे। राहुल ने किसी तरह दोनों को संभालते हुए अपने कदम विला के अंदर रखे। फार्म हाउस में कई सारे नौकर और केयर टेकर भी यह मौसम देखकर हैरान थे। तूफान के कारण अचानक ही फार्म हाउस की बिजली चली गई। ऐना अभी घबराई हुई थी, तभी एक बूढ़ी केयर टेकर, जो कि उस फार्म हाउस की काफी लंबे समय से देखभाल करती थी और ईश्वर पर काफी श्रद्धा रखती थी, उसने यह मौसम देखकर अपने गले में पहने हुए प्रभु यीशु के लॉकेट को अपने हाथों से पकड़कर बाइबल की कुछ पंक्तियां कहना शुरू कर दिया और अब वह अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, ओ जीजस, हमें बचाओ, यह ठीक नहीं है। कहते हुए उसकी आवाज में घबराहट थी, जिसे देखकर ऐना, जो कि बगल में ही खड़ी थी, उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मारिया आंटी, आप नर्वस क्यों दिख रही हैं? पूछने पर मारिया आंटी ने उन्हें घबराते हुए बताया, मैडम, यह साइन अच्छा नहीं है। यह किसी अनहोनी का इशारा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में हलचल हुई है। ईश्वर किसी पर बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ईश्वर को चैलेंज किया है। यह कोई पवित्र आत्मा अंदर तक टूट हर्ट हुई है। इन हवाओं को देखिए मैडम, इन हवाओं में एक खौफ है, एक गुस्सा है, इतना गुस्सा कि सूरज ने भी अपना चेहरा छुपा लिया है। रोशनी जा चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर नकारात्मकता फैल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक तबाही की शुरुआत हो। मैंने अपनी 75 साल की उम्र में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी दादी से सुना था, जब भी कोई सच्चा इंसान जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसने कभी किसी के लिए बुरा ना सोचा हो या किया हो, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता हो और उसने कभी कुछ ना मांगा हो, अगर ऐसा इंसान ईश्वर को याद करते हुए रोए, जब उसका भरोसा उसके ईश्वर से डगमगाने लगे, तब ऐसी तबाही आती है। मुझे तो घबराहट हो रही है। पता नहीं मैडम, वह कौन सी आत्मा है जिसने ईश्वर के सिंहासन को हिलाया है। कहते हुए मारिया आंटी काफी घबरा गई और उनकी बातों को सुनकर अब ऐना भी घबरा रही थी, क्योंकि उसने भी मौसम के इस रूप को आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐना के चेहरे पर परेशानी देखकर राहुल ने मारिया आंटी को समझाते हुए कहा, मारिया आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खामखा खुद भी घबरा रही हैं और ऐना को भी डरा रही हैं। आप सर्वेंट से कहकर इन्वर्टर ऑन करवा दो। पूरे विला में अंधेरा हो गया है और कुछ सर्वेंट को भेजिए, एनिमल फार्म में जानवरों को देख ले। क्रिश और राका भी पता नहीं कहाँ हैं और रॉकी भी नजर नहीं आ रहा। राहुल की बातों को सुनकर मारिया आंटी एक नजर बाहर के मौसम को देखकर ना चाहते हुए भी चुपचाप वहां से चली गई और तभी
समर और अथर्व जल्दी से अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आए। अब उन्होंने राहुल और ऐना से कहा, आंटी, यह अचानक मौसम बिगड़ गया है। ऐसा मौसम तो हमने आज तक नहीं देखा। प्लीज जल्दी से जनरेटर ऑन करवाइए। काफी घबराहट हो रही है। बच्चों की बातों को सुनकर राहुल उन्हें शांत करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मौसम है, कभी भी बिगड़ सकता है। मैंने सर्वेंट को कह दिया है, थोड़ी देर में इन्वर्टर या जनरेटर ऑन हो जाएगा। राहुल ने ऐना से कहकर उसे निक के कमरे में भेज दिया। गौरी भी जल्दी से नीचे आ चुकी थी। अब राहुल उन सभी को देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ हो, लेकिन आशी, क्रिश, नताशा, रॉकी और याना, यह सब कहाँ है? राहुल के सवाल को सुनने के बाद समर ने राहुल को बताया, क्रिश और आशी घूमने के लिए बाहर गए थे। रॉकी भी मैंने थोड़ी देर पहले जाता हुआ देखा था। नताशा शायद अपने कमरे में आराम कर रही होगी। याना भी क्रिश के किसी काम से राका के साथ गई थी। समर के जवाब को सुनकर राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और रॉकी, आशी और क्रिश को कॉल किया। क्रिश ने कॉल पर राहुल को बताया कि वह और आशी फार्म हाउस के दूसरे एरिया में सुरक्षित हैं और आज रात वहीं स्टे करेंगे। यह सुनने के बाद राहुल रिलैक्स हो गया। अब उसने रॉकी को कॉल किया, लेकिन रॉकी का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद रॉकी से कनेक्शन नहीं हो पाया, जिसे देखकर राहुल थोड़ा परेशान होने लगा। तभी अथर्व ने उसे समझाते हुए बोला, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, रॉकी काफी समझदार है, वह सुरक्षित होगा। अथर्व के समझाने पर राहुल थोड़ा रिलैक्स हुआ। इधर दूसरी तरफ याना और राका सड़क पर चल रहे तेज हाई स्पीड बाइक पर सवार थे। उनकी स्पोर्ट बाइक हवा से बातें कर रही थी। राका बाइक चला रहा था और याना उसे हक करके उसके पीछे बैठी हुई थी। तेज तूफानी हवाओं को देखकर याना राका को आवाज देते हुए बोली, राका, बाइक फास्ट चलाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मौसम बहुत खराब हो रहा है, अगर बारिश होने लगी तो हम यहीं फंस जाएंगे। याना की बात सुनकर राका बाइक तेज गति से चलाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं चला रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर इससे तेज बाइक चलाऊंगा तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। कहते हुए राका के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। यह देखकर याना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, और अगर रहना भी चाहो तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी, यू स्टूपिड मंकी। याना के मुंह से अपने लिए मंकी सुनकर राका ने गुस्से से अचानक बाइक के ब्रेक लगा दी और ऐसा होते ही बाइक एक तेज उछाल के साथ घसीटते हुए कुछ दूर पर जाकर रुकी। याना, जो कि राका के पीछे बैठी थी, अचानक अपनी जगह से उछल गई और उसके सिर पर राका के मजबूत कंधे से चोट लग गई। ओह, यू स्टूपिड मंकी, ऐसे बाइक कौन रोकता है? कहते हुए याना ने अपने सर को सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन राका गुस्से से दांत पीसते हुए बाइक को एक जगह खड़ा करता है। इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती, राका ने एक झटके में उसके कंधे से पकड़कर उसे खींचकर बाइक से नीचे गिरा दिया। आहा, कहते हुए ही याना जैसे ही राका की तरफ देखती है, राका उसे गुस्से से अपनी नीली आंखों से घूरते हुए दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप यू ब्लडी विच। यह सुनकर याना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह राका के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकती थी। अब राका गुस्से से तेज कदमों से उसके पास आया और झुककर याना के बालों को पीछे से पकड़कर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, बस बहुत हो गया, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। आखिर है क्या तुम्हारे पास? आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बातें नहीं की। राका नाम है मेरा, अपने किंग के अलावा मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो तुम तो एक सिंपल सी लड़की हो। आज तक मैंने तुम्हारी बकवास सिर्फ अपने किंग के कारण सुन रहा था।
वरना एक ही सेकंड में मेरी बुलेट तुम्हारी खोपड़ी के आर पार होती। आज तक तुम्हारी इतनी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जुबान तो और लंबी होती जा रही है। बट यू डोंट वरी, आज मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। राका क्या चीज है, उसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें आज होगा। कहते हुए राका ने अचानक याना को वापस जमीन पर फेंक दिया और ऐसा होते ही याना, जो अब तक राका की मजबूत हाथों से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में घबराहट के साथ आंसू थे, जमीन पर गिरते ही माथे से टकराकर चोट खा गई और खून बहने लगा। वह तुरंत ही अपने माथे पर हाथ रखकर अपने जख्म को महसूस करती है और आंखों में आंसू लिए राका की तरफ देखती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि राका ने अपने पॉकेट से गन निकालकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और राका के हाथों में गन देखकर याना घबराते हुए सड़क पर पीछे की तरफ सरकते हुए राका से बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। ओह रियली, तुम सच में ऐसा सोचती हो? कहते हुए राका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। इस वक्त वह पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और उस सड़क पर कोई भी गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी। ऊपर से मौसम इतना खराब था कि कुछ भी साफ साफ देख पाना लगभग नामुमकिन था। अचानक ही वहां बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। अब इस बारिश में याना घबराते हुए अपने सामने मौत के फरिश्ते राका को देख रही थी। याना जानती थी कि राका बहुत खतरनाक है और अगर उसने ठान लिया तो वह याना को मार भी सकता है। डर के मारे याना की आंखों में आंसू आ गए और वह राका की तरफ देखते हुए बोली, नहीं राका, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन याना को इस तरह रोते हुए देखकर भी राका के चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी गन को लोड करते हुए उसके ट्रिगर पर अपनी उंगली रखते हुए गुस्से से याना की तरफ देखते हुए बोला, गुड बाय याना लुइस। इतना कहते ही वहां एक गन फायरिंग की आवाज हुई और इसके साथ ही याना की एक दर्दनाक चीख की आवाज सुनाई दी, नहीं नहीं, आ। दोस्तों, क्या हुआ इस तूफानी रात में याना के साथ? क्या राका ने सचमुच याना को मार दिया या आने वाला है कोई अनचाहा खतरा? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।